तो दोस्तों टैक्स ऑडिट का सीजन बिल्कुल सर पर आ चुका है। जिस तरह से आईटीआर की ड्यू डेट को सिर्फ 1.5 महीने के लिए बढ़ाया गया है और यहाँ पर भी बहुत तरह के रिप्रेजेंटेशन तो दिए जा रहे हैं कि ऑडिट की डेट है 30 सितंबर 2025, इसको भी बढ़ाया जाए। हो सकता है 15 दिन महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको लीगल रहना है, लॉयल रहना है। अगर आप भी असेसमेंट ईयर 25-26 की टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, करवा रहे हैं दोस्तों, अगर आप एक सीए हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो टैक्स ऑडिट में हमने आपको एक ऑलरेडी डिटेल की वीडियो में बता रखा है। फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CB होता है, जिसके अंदर डिटेल में एक सीए उस फॉर्म में 44 पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या डेटा डालते हैं। लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए अकाउंटेंट आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए और आपके कंप्लायंसेस भी बड़े अच्छे तरीके से होने लग जाएं। तो मैंने आपको बताया 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यूजुअली अगर 2 करोड़ तक भी है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आप 44AD सेक्शन के अंदर जा रहे हो, जहां अपनी सेल का, कैश सेल का 8% या आप अपनी ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% प्रॉफिट दिखा रहे हो, 3 करोड़ तक भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल करते हो 95% से ज्यादा अदर देन कैश आती है, 10 करोड़ तक भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल और सारे के सारे खर्चे परचेज 95% से ज्यादा अदर देन कैश के अंदर आते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो 50 लाख से ज्यादा, और वहीं पर 75 लाख की लिमिट है। अगर आपके जो रिसीट हैं वो आपकी 95% से ज्यादा अदर देन कैश आते हैं, तो टैक्स ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है? एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। इसके अलावा बहुत और प्रोफेशन होते हैं जिनको ऑथराइज नहीं किया गया है। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फॉर्म 3CD जाएगा, जिसके अंदर 44 पॉइंट्स होते हैं, जिसपे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी जरूर चेक करें कौन से पॉइंट में 3CD के क्या डेटा जाता है। फॉर्म 3CA या 3CB में से एक जाएगा। 30 सितंबर 2025 ऑडिट की ड्यू डेट है दोस्तों। पूरी पॉसिबिलिटी है इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये ड्यू डेट कब एक्सटेंड होती है? बिल्कुल लास्ट के दिनों में प्रेशर देकर के काम सारा का सारा आधे से ज्यादा करवा करके होती है या पहले हो जाती है, वो देखने वाली बात है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की, और जैसे ही ऑडिट की जो आईटीआर है दोस्तों, उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। 30 सितंबर है तो 31 अक्टूबर तक उस ऑडिट वाली आईटीआर को ड्यू डेट के अंदर आप भर सकते हैं। चांसेस मैंने आपको बता दिए। अगर ऑडिट की डेट 1 महीने बढ़ेगी तो ऑडिट वाली आईटीआर की डेट भी 1 महीना बढ़ जाएगी। अब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है दोस्तों। हमने फॉर्म 3CD के अंदर पॉइंट 1 से लेकर 44 तक की सीए साहब अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले करने वाला काम दोस्तों, अगर लास्ट ईयर में भी आपकी ऑडिट हुई है तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वही तो आपके इस साल के ओपनिंग आने वाले हैं। अगर आपकी फर्स्ट टाइम ऑडिट होने वाली है तो इसके अंदर क्या करना है, जितनी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है और उतनी बराबर में आपको कैपिटल ले लेनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। और प्रीवियस ईयर में अगर आपकी ऑडिट हुई है तो उस ऑडिट के डेटा को आपको इस ऑडिट के ओपनिंग से क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है, क्योंकि बहुत बार ये चांस होता है। इस बार से तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के फॉर्मेट है उसमें भी 2 सालों का डेटा आपको देना पड़ेगा, तो ओपनिंग बैलेंस को जरूर कंफर्म कर लें। लास्ट ऑडिट की रिपोर्ट मैंने दोस्तों लास्ट ईयर की बोली, पहले आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पिछले साल के हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगभग तो सेम होते हैं, अगर अलग थे तो उन्होंने किस क्लोज के अंदर क्या रिपोर्टिंग की है। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट उसको कंफर्म करना है बैलेंसेस को बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद में जीएसटी यानी कि घना सारा टैक्स। दोस्तों जीएसटी जितना इजी है, जितना आसान इसका नाम है, उतना ही कठिन इसका रिकंसिलेशन होता है, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी इक्वल टू आईटीआर ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों पोर्टल दोस्तों डेटा इंटरचेंज करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस है, 40 लाख से ज्यादा की सेल है, तो जीएसटी मैंडेटरी है। अनलेस आप कोई ऐसा विदाउट जीएसटी वाला काम करते हैं, उनको रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। आपने जीएसटी में सेल क्या की, परचेज क्या की, आपका इनपुट क्या था, आईटीसी बोलते हैं, आउटपुट क्या था, इसके बाद में ये जीएसटी की रिटर्न्स के हिसाब से क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। जीएसटी की 3B रिटर्न होती है, 2A का ड्राफ्ट, 2B का जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। जीएसटी की रिटर्न्स पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हमने बना रखी है, आगे भी आपको मिल जाएगी। कंपोजिशन के अंदर हो जीएसटीआर 4, CMP08 आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 1.5 करोड़ से ज्यादा की सेल है और आप जीएसटी
जीएसटी कंपोजिशन में बने हुए हो तो आपके लिए ये सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक अकाउंट्स की। ऑल बैंक अकाउंट, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सभी के सभी बैंक अकाउंट्स के अंदर आप ही का पैन कार्ड लगा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, एक जीएसटी नंबर लेते हैं, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें कुछ लेन देन नहीं करते हैं और आप बोलते हैं मेरा तो ये सेविंग का है, मेरा तो ये पर्सनल है, और आप अनाप शनाप लेन देन उसमें करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जितने भी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट, सीसी है, ओडी है, जो आपने मेंटेन किए हैं बैंक अकाउंट, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है और उनको रिकंसाइल करना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर, 26AS के अंदर आपके हर एक बैंक का इंटरेस्ट, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर आता है। अगर गलती से भी मान लीजिए 30/6/2026 से पहले आपको 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस आ गया, तब आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जाएगी। तब आप उनको क्या जवाब देंगे? अगर बैंक में और कैश में फर्क है तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आप अपना बना सकते हैं ताकि आपको उसको जस्टिफाई करने में आसानी हो जाए। कैश से दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत एलर्जी है, क्योंकि आपको पता होगा कैश की पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। आपने कोई भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस करना है, कोई भी माल खरीदना है, परचेज करनी है, तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश की पेमेंट मत करें। अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी है तो दोस्तों आप 35,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज का मेक श्योर जरूर करें। अब कैश आएगा भी, कैश जाएगा भी। दोस्तों कैश बुक मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आप अपनी मेंटेन करें कैश बुक को ईयर वाइज। दोस्तों पूरे साल के अंदर एक एक दिन का कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था, आप मान के चलेंगे 50% से ज्यादा केस में हमें नेगेटिव कैश देखने को मिलता है। जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप उसको आगे कैसे दे सकते हैं? तो आपका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपको हर एक दिन का रनिंग बैलेंस क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों पिछले साल प्रीवियस ईयर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है, इसके अंदर आपकी टर्नओवर सेल 1 करोड़ से ज्यादा थी, सर्विस 50 लाख से ज्यादा थी। तो करंट ईयर के अंदर आपके टीडीएस के कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे। टीडीएस की लिमिट्स हमने एक डिटेल वीडियो में बता रखी है, कितनी अमाउंट के बाद कब टीडीएस काटना है। तो टीडीएस का रिकंसिलेशन करना है। टीडीएस की जो रिटर्न्स होती है 3-3 महीने बाद, टीडीएस की जो पेमेंट होती है वो हर महीने की अगली 7 तारीख को पे करनी होती है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है कोई टीडीएस की, ट्रेसेस के पोर्टल पर जाना है और वहां पर जाकर के देखना है कि टीडीएस में कोई आपका बकाया, कोई डिमांड तो नहीं निकल रही है। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2025 को, जितने भी डेब्टर्स हैं जिसको आपने उधार माल दिया, जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार माल लिया, क्योंकि उनकी पेमेंट भी बकाया नहीं होनी चाहिए अगर वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हैं, ये स्टेटमेंट आपने उनसे लेना है, मैच करना है। क्लोजिंग बैलेंसेस का बैलेंस कंफर्मेशन भी लेना है। आपको लगता है एक पार्टी का बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसका बैलेंस और इस पार्टी का, हमारी वाली का सेम है या नहीं है, उसके लिए अपन उनसे बैलेंस कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों टैक्स क्रेडिट, आपको पता होगा जहां पर भी आपका टीडीएस कट गया, टीसीएस कट गया, कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, फॉर्म 26AS, इनके अंदर आपका डेटा बोलता रहेगा। इनको एक बार जरूर रिकंसाइल कर लें। आपका काम तो आईटीआर लगाना है, लेकिन आईटीआर लगाने से पहले इनको भी रिकंसाइल जरूर कर लें। टैक्स सेविंग के लिए मैं आपको ये दावे से कहता हूं 90% से ज्यादा बिजनेसमैन न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं, क्योंकि ओल्ड में उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए 1.5 लाख की मैक्सिमम छूट ले लेंगे और 5 की छूट वैसे लेंगे, फिर भी 6.5 लाख तक की माफ है। और न्यू के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका सारा माफ हो जाएगा। फिर भी आपने कोई डिडक्शंस लेनी है, होम लोन की छूट लेनी है, 80C की छूट लेनी है। बहुत लोग तो दोस्तों कौन सी फेक डिडक्शनें ले लेते हैं। इन सभी डिडक्शंस के आपको प्रूफ रखने हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके देख सकते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा ऑडिट के अंदर चीज है, हथियार है, जो होता है स्टॉक। स्टॉक ही आपके सारे के सारे ग्रोस प्रॉफिट को डिसाइड करता है और उसी से ही आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। और ये जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये आपकी ऑडिट की स्क्रूटनी होगी या नहीं होगी उसको डिसाइड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हर एक आइटम का आपको पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है एक स्टॉक है ए, ये आपका दोस्तों 10 आपके पास आए और आपने 15 बेच दिए तो आपका स्टॉक तो माइनस में 5 हो गया। जो आइटम आपके पास है ही नहीं उसको आप कैसे बेच सकते हैं? स्टॉक वेरिफिकेशन फिजिकली भी आप उनसे करवाएं, वो नहीं देते हैं फिजिकली तो आप उनसे एक रिप्रेजेंटेशन का लेटर लीजिए। और वैल्यूएशन का मेथड, आप पहले वाले को, फीफो को पहले आया उसको पहले बेचते हो, लास्ट आया उसको पहले बेचते हो, आप उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर करते हो, मार्केट पर करते हो, विच एवरेज लोअर पर करते हो, वो भी ध्यान देना है। इसके अलावा काफी सारे और इनकम होती है दोस्तों, फॉर्म 3CD के पार्ट नंबर 16 के पॉइंट में डालनी पड़ती है। कोई और इनकम है जो आपकी टैक्स फ्री है,
एग्जम्प्टेड है। बहुत बार बिजनेसमैन क्या खेती की जमीन वगैरह ले लेते हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर का पैसा सेविंग अकाउंट में दोस्तों आ रहा है, लेकिन उसको आईटीआर में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिलकर के आपकी टैक्स की लायबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, घिसावट, दोस्तों एक जॉब वाला अगर कोई कार लेता है 10 लाख की तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो बिजनेसमैन बोल देगा ये मैंने बिजनेस के लिए यूज की है तो उसको सीधा ही 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर उसने आधा बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज किया है तो भी दोस्तों 75,000 का 50% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन उस एक्ट के हिसाब से ही आपको मिलेगा। कितनी संपत्ति मशीनरी नहीं खरीदी, कितनी बेच दी, कब उसको पुट टू यूज किया, अगर 180 दिन से कम यूज किया तो दोस्तों आधा ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद में जब स्टॉक का डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था ग्रोस प्रॉफिट होता है, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक था, आपने कुछ परचेज कर लिया, आपने कुछ सेल कर लिया, आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इनका जो फर्क आएगा ये आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है। ये सेल के मुकाबले कितना है, हर साल ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहना चाहिए। और वहीं पर नेट प्रॉफिट खर्चे घटाने के बाद ये सेल के मुकाबले में कितना है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या स्टॉक का प्रॉफिट है, जो रेशियो होता है दोस्तों वो आपको प्रॉपर मेंटेन कर लेना है। ये भी स्क्रूटनी का आधार बनता है। अब ड्यूज, कोई भी सरकार का पैसा बकाया था दोस्तों, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो ऑडिट सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है सरकार का पैसा कोई बाकी ना रह गया हो। आईटीआर भरने से पहले तक आपको सारा पैसा सरकार का जमा करा देना है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसकी डिटेल जाती है। कोई भी जीएसटी का पैसा था, लेकिन ये पैसा दोस्तों 31/3/2025 तक का होता है। कोई टीडीएस बकाया था, कोई पीएफ, कोई ईएसआई, कोई बिजली का बिल, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा था, वो आपको आईटीआर भरने से पहले दिखा देना है। पेमेंट टू रिलेटिव का एक ऑप्शन आता है दोस्तों। अब एक फादर ने क्या किया, अपने ही बेटे को दुकान पर रख लिया और उसे वो 50,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहा है, तो कहां तक ये न्याय संगत है? आपको तो कुछ नहीं करना है, उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट डालनी है। अब उसी से ज्यादा टैलेंटेड लड़का आपको अगर 20,000 रुपए में मिल रहा है तो उसको 50 क्यों दी जा रही है? तो ये अनरीजनेबल अमाउंट है, ये भी आपकी डिसअलाउ हो सकती है। लोन दोस्तों, बिजनेस में बहुत बार पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आपने पूरे साल में किस किस व्यक्ति से कितना कितना लोन एक्सेप्ट किया, कितना कितना लोन रीपेमेंट किया, किस मोड से किया, आप कैश के अंदर नहीं कर सकते हैं, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम किया, मैक्सिमम बैलेंस कितना था, इसके हमने 3CD के पॉइंट में आपको डिटेल में बना रखा है। एनी अदर अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोस्तों कोई बिजनेस की इनकम थी, बिजनेस की रिसीट थी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला, वो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीडीएस की डिटेल, आपने अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है तो आपका 10 नंबर, आपने किस व्यक्ति से कितना, मान लीजिए सैलरी पर टीडीएस काटा, 194H पर टीडीएस काटा, टोटल कितनी पेमेंट करी और कितने पर टीडीएस कटना था, कितने पर काटा, और टीडीएस की रिटर्न लेट तो नहीं भरी, ये सारी चीजें भी ऑडिट रिपोर्ट में जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दोस्तों क्वांटिटी डिटेल, अब मान लीजिए 4 तरह के आइटम आप बेचते हो, ए बी सी डी, कितना ओपनिंग क्वांटिटी थी, मतलब वजन था, 10 किलो था, क्विंटल था, कितना क्विंटल परचेज किया, कितना क्विंटल सेल किया, गुड्स सोल्ड एंड गुड्स मैन्युफैक्चर, गुड्स परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल यहाँ पे जाने वाली है। जीएसटी का दोस्तों ब्रेकअप पॉइंट नंबर 3CD का 44 जाता है कि आपने जितने भी खर्चे किए, चाहे आपने कुछ परचेज की हो, चाहे आपने कुछ खरीदारी की हो, चाहे खर्चा किया हो, वो आपने कैसे कैसे किया, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड थे, नोट रजिस्टर्ड थे, जीएसटी में कंपोजिशन में थे, ये सारा डेटा भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। टैक्स रिजीम दोस्तों आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, बहुत सारे लोग इस बार न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं, तो ये कौन से में ऑप्ट कर रहा है, यहाँ पर जो दोगे उसी के अंदर हिसाब से ही आईटीआर के अंदर वो टैक्स रिजीम जाने वाली है। सेक्शन 43BH बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है दोस्तों, लोग बड़े ही इसको इजी टेक इट ग्रांटेड, टेक इट इजी ले रहे हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग पेबल था जो एमएसएमई को पे करना था, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर थे, 31/3/2025 को कोई पैसा बकाया था, आपको नहीं करना है। अगर आपने 15 दिनों के अंदर अंदर उसको नहीं किया, या सामने वाला व्यक्ति अगर एक एग्रीमेंट करके बैठा है तो भी 45 दिन के अंदर अंदर 31 मार्च के बाद नहीं किया, तो ये सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाने वाला है। इसके बाद में ईच आइटम आपके मैन्युफैक्चरिंग के, ट्रेडिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के, कैपिटल के, बैलेंस शीट के, क्या क्या एंट्री आप क्रेडिट साइड में ले रहे हो, क्या क्या एंट्री डेबिट साइड में ले रहे हो, कितने खर्चे ले रहे हो, इन सभी का रिकॉर्ड आपको अपने पास में मेंटेन करके रखना है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मैंने आपको बताया था 2 तरह के हेड होते हैं, यहाँ पे पिछले साल का, यहाँ पे इस साल का, मतलब 24 का और 25 का डेटा आपको अपने हिसाब से दिखाना है ताकि प्रॉपर आपकी रिपोर्टिंग अच्छे से चली जाए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो दोस्तों आप अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन कैसे दे सकते हैं, पहले 3 लाख रुपए लिमिट थी, उसको
उसको 6 लाख कर दिया। इसके अलावा दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक था फर्स्ट का, उसको 3 लाख कर दिया। उसके बाद में 60% है पहले वाले पर, बाद में 90% है। तो ये रेशो भी आपको अपने इंटरेस्ट जो उनको देना है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 12%, नेट प्रॉफिट है वो कितना है उनके रेशियो के हिसाब से है वो आप देख सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के बाद जो भी बैलेंस है, बहुत सारे लोगों को दोस्तों पता ही नहीं लगता कि ये पैसा कहां से आया था, उसको आप सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्यों आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है तो कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ऑडिट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑडिट, ITR, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम डालते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, CA, एडवोकेट के साथ शेयर करें जिन्होंने अपनी ऑडिट करवानी है, लेकिन क्या क्या चीजें मेनली देखी जाती है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।